ये कहानी है एक ऐसे विजन की जो 1960s में इंडिया ने देखा था जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की फाउंडेशन रखी। तो उनका एक सिंपल विजन था कि स्पेस टेक्नोलॉजी को हमारे देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना। उस वक्त हमारे पास ना ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना रिसोर्सेज थे और ना ही एक स्ट्रॉन्ग स्पेस प्रोग्राम था। इसरो की जरूरत तब महसूस की गई थी जब हमने देखा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हम अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, वेदर फोरकास्टिंग हो या एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो। डॉक्टर साराभाई ने सोचा कि अगर हम स्पेस को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपने देश की इकोनॉमिक और साइंटिफिक ग्रोथ में एक नई जान डाल सकते हैं। लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन के सफर में भी कई चैलेंजेस थे। जब इसरो की शुरुआत हुई थी तब हमारे पास अपनी स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारी सैटेलाइट लॉन्चिंग और रॉकेट टेक्नोलॉजी को दुनिया के एडवांस कंट्रीज के बराबर लाना था। हर मिशन के लिए रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टेक्नोलॉजी थी। फिर भी इंडिया ने हर चैलेंज का सामना किया और आज हम दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसी में शामिल हो चुके हैं। इसरो ने अपनी लो कॉस्ट, एफिशिएंट और रिलायबल स्पेस मिशंस के साथ दुनिया को यह दिखाया कि हम भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक मेजर प्लेयर बन सकते हैं। 1975 में इसरो ने आर्यभट्टा अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। आर्यभट्टा का लॉन्च इंडिया की स्पेस जर्नी का पहला स्टेप था, लेकिन ये आसान नहीं था। इसरो के पास अपना लॉन्च व्हीकल नहीं था, तो हमने सोवियत यूनियन की मदद लेनी पड़ी। कॉस्मोस 3M रॉकेट से आर्यभट्टा को लॉन्च किया गया और जब आर्यभट्टा स्पेस में गया तो उसके कम्युनिकेशन सिस्टम में फेलियर आया। सैटेलाइट डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाया, जो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। फिर भी आर्यभट्टा एक सक्सेस था। लॉन्च का सक्सेसफुल होना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी, जिसमें हमने सबको दिखाया कि इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपनी जगह बना सकते हैं। कम्युनिकेशन फेलियर के बावजूद जो डेटा हमने इनिशियल फेज में रिसीव किया था उससे हमने काफी कुछ सीखा। ये डेटा हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, जिससे हमने अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इंप्रूव करने का रास्ता ढूंढा और फ्यूचर मिशंस के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। आर्यभट्टा के लॉन्च के बाद इसरो की सबसे बड़ी चैलेंज थी अपनी लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। हमारे पास अपने सैटेलाइट्स को इंडिपेंडेंटली स्पेस में भेजने के लिए अपनी लॉन्च व्हीकल्स नहीं थी, इसलिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दैट इज SLV का डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। SLV-1 को डेवलप करते वक्त इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया। 1980 में हमने SLV-1 का पहला टेस्ट लॉन्च किया। इस लॉन्च में हमें स्टेबिलिटी इश्यूज आए, लेकिन ये मिशन हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमने SLV-2 को डेवलप किया। SLV-2 में हमने पहले से भी एडवांस सिस्टम्स और इंप्रूवमेंट्स को इंक्लूड किया। SLV-2 का टेस्ट भी सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इसके बाद हमने अपने लॉन्च व्हीकल डिजाइन को रिफाइन किया। SLV-3 के डेवलपमेंट के बाद हमने रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च किया। SLV-3 में हमने अपनी लॉन्च टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया और सैटेलाइट को स्पेस में सक्सेसफुली प्लेस किया। ये सेल्फ रिलायंस की तरफ हमारा पहला बड़ा कदम था। SLV और रोहिणी सैटेलाइट के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इसरो की स्पेस जर्नी नए हाइट्स की तरफ पहुंच गई थी। हमने अपनी सेल्फ रिलायंस को प्रूव किया और अपने लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप किया। अब इसरो का नेक्स्ट गोल था मून को एक्सप्लोर करना। इस गोल को अचीव करने के लिए इसरो ने 2008 में पहला लूनार मिशन दैट इज चंद्रयान-1 लॉन्च किया। चंद्रयान-1 का मिशन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने मून के बारे में पहली बार अपनी साइंटिफिक रिसर्च करनी थी। हमने जानना था कि मून के सरफेस पर क्या है, क्या वहां पानी के ट्रेसेस है, और हमारी स्पेस साइंस कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना था। ये मिशन इसरो को ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई करने का मौका दे रहा था। चंद्रयान-1 एक 2 पार्ट मिशन था, एक ऑर्बिटर और एक लैंडर। ऑर्बिटर को मून के ऑर्बिट में भेजा गया था, जिसका काम मून की सरफेस की मैपिंग करना था और साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना था। लैंडर को मून के सरफेस पे लैंड कराना था और सरफेस के एलिमेंट्स को स्टडी करना था। यह पहली बार था जब इसरो ने लूनार लैंडर टेक्नोलॉजी का यूज किया था और हमारे लिए एक चैलेंजिंग स्टेप था। चंद्रयान-1 के मिशन में कम्युनिकेशंस इशू आए, स्पेशली विद द लैंडर। जब लैंडर को मून पर सेफली लैंड करना था, हमारा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, लेकिन ऑर्बिटर ने अपना काम सक्सेसफुली किया और मून की सरफेस मैपिंग और वाटर मॉलिक्यूल्स के ट्रेसेस की डिस्कवरी की। चंद्रयान-1 ने मून पर पानी की ट्रेसेस डिस्कवर किए। ये डिस्कवरी हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में थी, जो स्पेस साइंस के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग थी। ये डिस्कवरी इसरो को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई और मून के एक्सप्लोरेशन में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन भी। ये गेम चेंजिंग डिस्कवरी थी, लेकिन ये लिक्विड वाटर का प्रूफ नहीं था, जो फ्यूचर लूनार मिशन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया था। चंद्रयान-1 के बाद इसरो ने अपनी स्पेस
एक्सप्लोरेशन जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया। हमने मून को एक्सप्लोर किया और अब हमारा अगला टारगेट था मार्स। और 2013 में इसरो ने अपना पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन दैट मींस मंगलयान सक्सेसफुली लॉन्च किया। ये मिशन ना सिर्फ इंडिया के लिए बड़ा अचीवमेंट था बल्कि दुनिया भर के लिए भी एक शौक था, क्योंकि इसरो ने ये मिशन काफी कम बजट में सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। मंगलयान का लॉन्च करते वक्त इसरो को कई मेजर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ा चैलेंज था मार्स तक सेफली अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजना, जो मून के कंपैरिजन में काफी दूर था। मार्स का ऑर्बिट और टाइमिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड थे और अगर ऑर्बिटर के गलत टाइमिंग पर लॉन्च किया जाता तो मार्स के ऑर्बिट में एंटर करना इम्पॉसिबल हो सकता था। और दूसरा चैलेंज था बजट कंस्ट्रेन। इसरो ने मंगलयान को $74 मिलियन की कॉस्ट पर लॉन्च किया था, जबकि नासा ने सेम मिशन को $2.5 बिलियन की कॉस्ट पर लॉन्च किया था। मंगलयान ने इंडिया को मार्स एक्सप्लोरेशन के एरिना में एक सीरियस प्लेयर बना दिया और इसरो के लिए ये एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था। चंद्रयान 1 के मिशन में इसरो को इनिशियल सक्सेस मिली थी, लेकिन लैंडर सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया। इस फेलियर के बावजूद इसरो ने अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया और चंद्रयान 2 का मिशन डिजाइन किया, जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करने का था। चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम को मून के सरफेस पर सेफली लैंड करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में सक्सेस नहीं मिली। चंद्रयान 2 जो कम्युनिकेशन फेलियर आए थे उससे सीख कर इसरो ने चंद्रयान 3 में लैंडर टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया। इसरो ने अपने नेविगेशन और सेंसर सिस्टम को इंप्रूव किया, जो सेफ लैंडिंग और प्रिसाइज सरफेस मैपिंग के लिए क्रिटिकल थे। चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पर सेफली लैंड करके इसरो को अपनी लैंडिंग टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया। चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर अब भी मून के सरफेस के बारे में डेटा भेज रहा है और इसरो को साइंटिफिक डेटा मिल रहा है जो आगे चलकर फ्यूचर मिशंस को गाइड करेगा। चंद्रयान 3 के बाद इसरो का नेक्स्ट गोल था अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च करना, दैट इज गगनयान। गगनयान मिशन का सपना इंडिया ने 2018 में देखा था, जब इसरो ने अनाउंस किया कि इंडिया अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का गोल था इंडिया को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन रेस में रशिया, यूएसए और चाइना के साथ शामिल करना और अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना। गगनयान मिशन का सफर अब 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। हर फेज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो इसरो को ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार कर रहा है। फेज 1 में गगनयान मिशन की पहली अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट यानी कि बिना एस्ट्रोनॉट की फ्लाइट लॉन्च की जाएगी मार्च 2025 में, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि स्पेसक्राफ्ट सिस्टम, लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजी और री एंट्री सिस्टम जैसे को टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट फ्लाइट हमारे लिए स्पेस मिशन की सेफ्टी सिस्टम्स को वैलिडेट करता है और ये इंश्योर करता है कि जब एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा उन्हें मैक्सिमम सेफ्टी मिले। फेज 2 में सेकंड अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट यानी कि बिना एस्ट्रोनॉट का होगा, जो 2025 के पहले क्वार्टर में शेड्यूल किया गया है। इस फेज में व्योममित्रा, जो कि इसरो की पहली ह्यूमनाइड रोबोट है, स्पेसक्राफ्ट के साथ भेजी जाएगी और ये रोबोट को स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशंस को हैंडल करने और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रोबोट एस्ट्रोनॉट के रोल को सिमुलेट करेगी और स्पेसक्राफ्ट के एनवायरमेंटल सिस्टम को टेस्ट करेगी और हमें ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करेगी। फेज 3 में थर्ड अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट यानी कि बिना एस्ट्रोनॉट का, जो 2025 के सेकंड क्वार्टर में शेड्यूल किया गया है। ये मिशन और भी स्पेसक्राफ्ट सिस्टम को वैलिडेट करेगा और इंश्योर करेगा कि स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स के लिए सेफ एंड रिलायबल हो। ये फेज स्पेसक्राफ्ट के फाइनल रेडीनेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा ताकि क्रूड फ्लाइट यानी कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए हमें पूरी तैयारी से प्रिपेयर हो सके। फेज 4 में हमारी क्रूड फ्लाइट यानी कि एस्ट्रोनॉट्स के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो 2026 में एक्सपेक्टेड है। इस फेज में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस भेजा जाएगा और वो स्पेस में 7 दिन तक रहेंगे, जहां वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, स्पेस रिसर्च और ह्यूमन एडेप्टेशन टू स्पेस को मॉनिटर करेंगे। ये मिशन इंडिया के लिए एक जायंट लीप होगा और हमारी स्पेस कैपेबिलिटीज को दुनिया के लीडिंग स्पेस एजेंसीज के साथ पोजीशन करेगा। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के ट्रेनिंग के लिए रशिया भेजा गया है, जहां पे इसरो ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया गया है जो रशियन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। रशिया के पास स्पेस ट्रेनिंग का बेस्ट फैसिलिटीज है, जहां उन्हें
एक्सट्रीम कंडीशंस यानी कि जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग और स्पेस क्राफ्ट के लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स को समझाने के लिए ट्रेनिंग की जा रही है। हर फेलियर एक सीख होती है और इसरो ने अपने मिशंस में जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं उन्हीं से अपने फ्यूचर मिशंस को सक्सेसफुल बनाया। जैसे चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया जो चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बना पाई। फेलियर सिर्फ रोड ब्लॉक्स नहीं है बल्कि स्टेप्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ और इंप्रूवमेंट में मदद करते हैं।